हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि सबको इंतजार था कि एक नोटिफिकेशन आने वाला था यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट ऑफिसर का। तो बड़े बेसब्री से इंतजार था सबको आने का, और ख़ास तौर पे एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसमें 50% सिलेबस जो होता है दैट डायरेक्टली रिलेटेबल विद द एसएससी सिलेबस। ओके, एसएससी सिलेबस। तो इस बार देखते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं। अगर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 29 जुलाई को रिलीज हुआ है ये, और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 18/8, यानी कि 18 अगस्त तक इसको लास्ट अप्लाई किया जा सकता है यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पे। ठीक है, इस बार देख पाएंगे कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं जनरल की 78 है, 78 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 42, एससी की 23 और एसटी की 12। ये वैकेंसी जो है वो है एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, जिसका लेवल होता है लेवल 8 जो है वो इक्वलेंट है जो डब्ल्यू का लेवल आता था सीजीएल में। ठीक है, जो कि वैकेंसी यानी फिलहाल आ नहीं पा रही क्योंकि वो वैकेंसी जीरो रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये लेवल 8 है। इसका जो बेसिक रहता है वो रहता है 47,600 के आसपास, हाँ 47,600। ओके, एंड जो नेक्स्ट वैकेंसी है रिपोर्ट हुई है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसकी वैकेंसी ज़रूर कम है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, और ये लेवल 10 की पोस्ट है जो कि ग्रुप ए के इक्वलेंट होती है। इसको ग्रुप ए बोलते नहीं है, बट ये ग्रुप लेवल 10 है और ये ग्रुप ए के इक्वलेंट होती है। ठीक ठाक प्रमोशन है इसमें। ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन जो होता है वो 4 से 5 साल लगते हैं, इसमें RPFC 2 बनता है। ठीक है, और उसके बाद 4-5 साल बाद RPFC 1। ठीक है, और उससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आप खुद जान जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लेवल 10 है। और जो हाँ, एक जो मेन बात है वो ये है कि इसमें जो एज मांगी गई है, अगर ईओ एओ की बात करें, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो जनरल के लिए 30 है। ठीक है, अगर बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, अगर बात करें इसकी तो इसके लिए जो एज बार है वो है 35, जो कि काफ़ी लोगों को एलिजिबल कर देती है। 35 एज बार, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। ओके, दोनों में ग्रेजुएशन मांगी गई है। डिज़ायरेबल एक डिप्लोमा मांगा गया है, जिसके पास होगा उसको इंटरव्यू में थोड़ा बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये परमानेंट है, ग्रुप ए है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, डजेंट मैटर फॉर यस। ओके, और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की वो 18/8 है। ठीक है, 29/7 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोबेशन 2 ईयर्स का, डजेंट मैटर फॉर अस। ओके, अब आती है बात कि पिछली बार ना 2 अलग-अलग पेपर हुआ करते थे। ये जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो लिखा है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो लिखा है, ये 2 हुआ करते थे अलग-अलग। ईओ, एओ के लिए अलग होता था और एपीएफसी के लिए अलग होता था। इस बार इन्होंने कॉमन सिलेबस दिया दोनों के लिए। ठीक है, इसमें सिंपली लिखा गया कि 2 आवर्स का पेपर होगा, इक्वल मार्क्स होगा, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, एमसीक्यूज होंगे। सिंपल बात है, एसएससी वालों के लिए बेनिफिट है, बाइलिंगुअल पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, 1/3 नेगेटिव रहेगा जैसा कि सीजीएल के मेंस में होता है। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस है। सिलेबस का अगर ओवरव्यू लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखो, अपने सिंपल सिंपल रिलेट करेंगे कि कौन सा एसएससी से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। ये हम एसएससी में पढ़ते हैं क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है, सिमिलर रहता है एकदम। थोड़ा सा लेवल जो है वो अच्छा रहता है, अच्छा नहीं अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं एक्चुअली, लेवल तो सिमिलर ही रहता है। ठीक है, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है पिछले 2-3 साल से, या जो भी सीजीएल क्वालिफाइड है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम मूवमेंट है ना, ये एक तरह से मतलब 1857 से स्टार्ट हो जाता है फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्रीडम मूवमेंट मतलब एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ओनली। ठीक है, और इंडियन कल्चर थोड़ा बहुत अपने पढ़ते हैं, हेरिटेज में थोड़ा बहुत अपने सीजीएल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, ये बेसिकली इकोनॉमी का पार्ट है। इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट ये अच्छा पार्ट है। अगर इसको अपने एक बार भी कर लिया तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सिंपल बात है, आपका अपने पोल साइंस पढ़ते ही हैं। ठीक है, जिसने भी साल 2 साल जीके पढ़ी है या जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत पढ़ी है, उसके लिए ये हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप रहता है, हल्का सा, बिकॉज ये यूपीएससी है, लाइक एमसीक्यूज हैं। और अगर आपका नॉलेज ठीक ठाक भी है
तो भी आपकी बात बन सकती है। ओके, जनरल साइंस हर पेपर में आती है आजकल, इवन रेलवेज के एग्जाम में भी आती है। सिमिलर सा लेवल रहता है, बस इसमें जो मेन जो इम्पैक्ट था, हम पेपर भी देखेंगे, ठीक है। जो मेन जो डिफरेंस रहता है ना, वो ये होता है मल्टीपल आंसर होते हैं। जैसे कि तीन स्टेटमेंट्स दे दी गई, पहला सही दूसरा गलत, पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा तीनों सही, पहला और तीसरा सही, ओनली थर्ड सही। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। लाइक अगर ये लोग कहेंगे ना कि 120 क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअल में 120 है नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 150 या 140 मान लीजिए, 140 क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल आंसर होंगे तो 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आती है बात एलिमेंट्री मैथ्स की। इसका ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं होता है, ठीक ठाक लेवल होता है। जिसने भी सी सेट के थोड़े से भी क्वेश्चन अगर निकाल लिए हैं एक बार, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टैट्स की बात करें तो वही मीन मीडियन मोड आजकल तो एसएससी मेंस में भी आने लगा है, इसलिए तो अपने करते ही हैं, तो स्टैट्स उसी लेवल का रहता है, थोड़ा बहुत एडवांस हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनरल मेंटल एबिलिटी सिमिलर टू एसएससी, बट अ फ्यू टॉपिक्स आर फ्रॉम आर डिफरेंट। ओके, अब आती है बारी दो चीज़ों की जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये जो पार्ट है ना, अगर 120 क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो पार्ट है ना, ये लगभग आपके ना जो 60, सॉरी यहाँ तक, ये जो पार्ट है ना, लगभग आपके 60 क्वेश्चंस तो ये रहेंगे, ठीक है। 60 टू 70 और 60 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो आधा पेपर सीजीएल वालों का प्रिपेयर्ड है, आधा पेपर सीजीएल वालों का प्रिपेयर्ड है। और जो ये लास्ट वाले जो दो नहीं, सॉरी हाँ दो, ये जो है ना 7th और 8th पॉइंट, ये आपको प्रिपरेशन करनी होती है। इससे रिलेटेड है ना यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, तो उन्हीं से काम चल जाता है। अगर थोड़ी बहुत कोई रेफरेंस बुक ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, और द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसने 11th-12th में अगर अकाउंटेंसी पढ़ी है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज वो 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक लेके प्लस यूट्यूब की थोड़ी बहुत हेल्प लेके इस टॉपिक को तैयार कर सकता है। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस की बात करें तो इसके भी नोट्स मिल जाते हैं, या सेल्फ स्टडी से भी ये पास किया जा सकता है। तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, ये 60 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली मैच होते हैं। 60 में ये भी आएगा अपना 9 नंबर, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हल्का सा हायर लेवल आता है एज कम्पेयर टू एसएससी। ओके, तो इतना वो नहीं है। अब देखिए, सिंपल बात है, अगर 120 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर होता है, तो अगर 300 का पेपर होता है, देन इंटरव्यू, या हाँ इंटरव्यू का जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 75-25 का रेशो का मतलब ये होता है कि 300 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का इंटरव्यू है। इट मीन्स जिसकी भी एज रहेगी या जिसके भी मार्क्स थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे, किसमें थोड़े से भी ठीक ठाक रहेंगे ना, अगर सीआरटी मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में, तो उसको एज रहेगा, थोड़ा सा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज इंटरव्यू में वो अगर अच्छा स्कोर नहीं भी करता तो भी उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओके, ये सिंपल बार्स हैं कि 50 एंड अबव, 45 एंड अबव मार्क्स जरूरी हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहती है, तो ये तो लेने ही है, ये आएंगे किसी के नहीं आएंगे, डजेंट मैटर। ये उनके लिए होता है जिनके नंबर कई बार बिल्कुल ही कम हो जाते हैं अगर कट ऑफ लो रहती है। ओके, ये सेंटर्स डिटेल है, ठीक है। अगर आप फॉर्म टाइमली भरते हैं तो आपको डिज़ायर्ड प्लेसेस पे पेपर देने को मिल जाएगा। लाइक दिल्ली में जो इसका सीरियल नंबर 19 है, ये सेंटर ये जल्दी फिल हो जाते हैं, अगर आप जल्दी फॉर्म भर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको अदर लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेंटर हैं, लगभग 78 सेंटर हैं, सब जगह पेपर होता है। ओके, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। एनफोर्समेंट डजंट मैटर फॉर अस। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, डजंट मैटर, इट्स अ कॉमन प्रोसेस बाय एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, डजेंट मैटर फॉर अस। एज लिमिट जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 5 साल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या जो ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी हैं या कास्ट वाइज जो मिलता है ओबीसी एससी एसटी को, वो एज इट इज़ रहता है जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी कुछ नहीं है, 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होती है ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी के लिए भी वो वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ओनली मेल कैंडिडेट्स की 25 रुपये फीस रहती है, ज़्यादा फीस नहीं है, इसलिए हाँ इसका कॉमन फॉर्म होगा। इसका जो फॉर्म होगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, इसमें कहीं लिखा नहीं होगा, मैं वैसे बता देता हूँ। जो फॉर्म फिल करेंगे आप वो कॉमन होगा दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। कॉमन होगा दोनों पोस्ट के लिए, आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, एक ही फॉर्म को फिल करना है। हाँ, बट ये याद रखना, जो कॉमन एक यूपीएससी ऑनलाइन, उस पर एक यूआरएन जनरेट करना होता है, ठीक है, जो कि हमेशा के लिए वो प्रोफाइल बन जाती है।
फिर आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूआरएन भरने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है? तो अपने पास अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना। 10th ग्रेजुएशन, ओके? 10th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिग्री भी चाहिए। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है? थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट एंड डिग्री भी चाहिए, ठीक है? सर्टिफिकेट और डिग्री भी चाहिए होगी। मैं बोल रहा हूँ, इतना ही बहुत है। ठीक है, सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए होगी, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगी। सर्टिफिकेट नेसेसरी है आई थिंक, मार्कशीट का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, भरने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? और ये पहले से रेडी रख लीजिएगा, और जो भी अ, उनके साइज़ की लिमिट हो पहले से तैयार रखिएगा, ठीक है? और हाँ, अब नथिंग इज़ लेफ्ट आई थिंक, इट गॉट कंप्लीटेड। हाँ, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मेंस की प्रिपरेशन ठीक-ठाक है, वो लोग इस पेपर में बैठ सकते हैं आराम से। बस उन्हें हार्डली 25 से 30 दिन देने पड़ेंगे, जो वो 2 टॉपिक जो मैंने मेंशन किए थे नीचे, जिसमें से 60% पेपर आता है। तो ये सीजीएल वाले पेपर वो एकदम बढ़िया आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ना, 7th और 8th, यही पॉइंट है जिनकी तैयारी करनी है। लेबर लॉज के बारे में आजकल बहुत कुछ न्यूज़ में चलता रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनको इम्प्लीमेंट करता है एंड वो एनफोर्स भी करता है। तो पहले जो लगभग 30 टू 40 आई थिंक 30 जो लेबर लॉज थे ना, उनको उनको सबको सम्मिलित कर दिया गया सिर्फ 4 कोड के अंदर। 4 कोड बना दिए गए हैं, ठीक है? अभी वो एनफोर्स नहीं हुए हैं, बट एनफोर्स होने ही वाले हैं। बट अपने को जो सिलेबस पढ़ने को मिलता है वो पुराना ही मिलेगा, ठीक है? पुराना ही मिलेगा। तो इसमें से एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अपने कुछ अगर थोड़ा बहुत पेपर और देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात अकाउंटेंसी की, तो ये नॉर्मल रहता है, बट एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ेगा 11th-12th का, थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? तो आपका पेपर पास नहीं होगा। लाइक आपने सुना होगा ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है? असेट्स, लायबिलिटी, ये थोड़ा-सा, और जनरल एंट्रीज़ मेन होती है। जनरल एंट्रीज़ वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है? सीधा लेवल 8 या लेवल 10 की नौकरी पाने की, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे 120, ठीक है? 1/3 रहेगी नेगेटिव, और 300 नंबर का होगा पेपर, ठीक है? अब कोई कहेगा 300 नंबर का पेपर कैसे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 300 नंबर का पेपर सिंपल 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 1/3 उसका गलत होने पर काट लिया जाएगा, ठीक है? 1/3 उसके गलत होने पर काट लिया जाएगा, ओके? और 100 नंबर का होगा बाद में इंटरव्यू। तो कितने टाइम से कैंडिडेट लेते हैं वो लिखा होगा कहीं पे, डजंट मैटर फॉर अस, बिकॉज